अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। तो आज हमने जिस टॉपिक पर डिस्कशन करनी है वो है यूनिवर्स। जीएसए का हमने फ़िज़िकल साइंसेस का पोर्शन स्टार्ट किया है और उसमें हमारा पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर। सबसे फर्स्ट टॉपिक इज़ यूनिवर्स। यूनिवर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। ब्लैक होल से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, यूनिवर्स की एज से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, थ्योरी से रिलेटेड टू द यूनिवर्स पूछ लिया जाता है। तो आज हम यूनिवर्स से स्टार्ट करेंगे। यूनिवर्स यूनिवर्स क्या होता है। यूनिवर्स सबसे पहले है, हम इसकी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं कि सबसे पहले एक ओल्ड फ्रेंच वर्ड है इसे यूनिवर्स, जो कि लैटिन वर्ड से निकला है यूनिवर्सस। इसका मतलब होता है कंबाइंड इनटू टू, ये इसकी टर्मिनोलॉजी है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट यूनिवर्स इज एंड व्हाट इज इट्स कंपोजिशन। सो सिंपल वर्ड्स में यूनिवर्स क्या होती है, एनीथिंग दैट कैन बी टच, फील, मयर्ड एंड डिटेक्टेड इज कॉल्ड यूनिवर्स। ये क्या होती है कि जिन चीज़ों को हम टच फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हर वो चीज़, हर मैटर, एवरी मैटर, टोटल मैटर एंड एनर्जी जो हर टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट करती हो, हम उसको यूनिवर्स कहते हैं। इट इज़ अ टोटलिटी ऑफ ऑल मैटर एंड एनर्जी दैट प्रेजेंटली एग्जिस्ट एंड हैव एग्जिस्टेड बोथ इन स्पेस एंड टाइम। हर स्पेस में, हर टाइम में जो मैटर और एनर्जी एग्जिस्ट करती है उसको हम यूनिवर्स कहते हैं। उसके बाद ऐसे भी कहा जा सकता है कि इट कैन बी सेड दैट टाइम, स्पेस एंड ऑल कंटेंट विद इन इट मेक अप द यूनिवर्स। टाइम, स्पेस और इसके अंदर जो सारा कंटेंट है उसको हम यूनिवर्स कहते हैं। द स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मैटर आउटसाइड द अर्थ एटमोसफियर एंड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या वर्ड आ गया, एस्ट्रोनॉमी। क्या होता है एस्ट्रोनॉमी के बारे में? कहा जाता है कि अर्थ से बाहर, अर्थ की एटमोसफियर से बाहर जो भी मैटर हो, जो भी ऑब्जेक्ट्स हो अर्थ की बाउंड्री के बाहर, उसमें हमने उसको, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को हम लोग स्टडी जो करते हैं उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। नासा ने एस्ट्रोनॉमी की डिफ़ाइन ऐसे की है कि द स्टडी ऑफ स्टार, प्लैनेट्स एंड स्पेस इज टर्म्ड एज एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी क्या होती है कि वो ब्रांच ऑफ साइंस जो कि डील करती है स्टडी ऑफ यूनिवर्स के साथ। यूनिवर्स कैसे स्टार्ट हुई, यूनिवर्स कैसी इवॉल्व हुई और वो कैसे चेंज हो रही है, उसको हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। ठीक है, अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स किन चीज़ों से मिलकर बनती है, यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यूनिवर्स बेसिकली इसकी कंपोजिशन 3 चीज़ों से होती है, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर एंड नॉर्मल मैटर। नॉर्मल मैटर है वो जो यूनिवर्स में सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में पाया जाता है यूनिवर्स में। बट ये है कि जो सारे के सारे स्टार्स, प्लैनेट्स, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ वो सारे नॉर्मल मैटर में आते हैं। और नॉर्मल मैटर की कम होती है, सिर्फ 5% नॉर्मल मैटर होता है यूनिवर्स में। ठीक है, डार्क एनर्जी जो होती है वो 72% होती है एंड डार्क मैटर 23% होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट कंपोजिशन ऑफ द यूनिवर्स। अब वन बाय वन इसके एलिमेंट्स पढ़ते हैं कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और नॉर्मल मैटर में होता क्या है। डार्क एनर्जी क्या होती है, एक मिस्टीरियस सी एनर्जी होती है यूनिवर्स के अंदर, जो कि हम जिसकी एंटी ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी होती है, और हम जो कि इसको जज कर सकते हैं इस एविडेंस से भी कि यूनिवर्स करंटली जो एक्सपेंड हो रही है ना, वो डार्क एनर्जी की एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रही है। सो 72% ये डार्क एनर्जी यूनिवर्स में प्रेजेंट है। फिर उसके बाद डार्क मैटर क्या होता है। डार्क मैटर जो हमें नज़र नहीं आता, विजिबल नहीं होता, डार्क होता है, क्योंकि वो सारी की सारी एनर्जी अपने अंदर ग्रैब कर लेता है, कोई भी रेडिएशन नहीं रिलीज़ करता, तो जिसकी वजह से हम उसको डार्क मैटर भी कहते हैं। बट हम उसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसकी ग्रेविटी की वजह से, उसकी ग्रेविटी की वजह से हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं ना। लास्ट है नॉर्मल मैटर। नॉर्मल मैटर में डिफरेंट थिंग्स आ जाती हैं जो कि यूनिवर्स में सारे स्टार्स, प्लैनेट्स, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़, मेटेरॉइड्स, कॉमेट्स, तो ये सारे नॉर्मल मैटर में आते हैं। नॉर्मल मैटर्स में सबसे पहले आते हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम क्या होते हैं कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होते हैं। 4% जो 100 हाइड्रोजन एंड हीलियम है वो 4% प्रेजेंट होते हैं नॉर्मल मैटर में। और इसमें ये है कि ये स्टार्स और जॉइंट प्लैनेट्स में अबंडेंस में पाए जाते हैं, गैस प्लैनेट्स में। ठीक है, उसके बाद आता है स्टार्स। स्टार्स क्या होती है, ये बॉल ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम होती हैं, ब्राइट होती हैं। सन भी एक स्टार है। फिर उसके बाद आता है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो क्या होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है। पूरी यूनिवर्स में ये न्यूक्लियर पार्टिकल जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं उसके नतीजे में न्यूट्रिनो बनता है। बहुत लिटिल मैस होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ये बहुत ज़्यादा ये यूनिवर्स में प्रेजेंट होते हैं, बट ये क्या बहुत कम है जो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाए। लास्ट मैटर उसमें क्या होता है, नॉर्मल मैटर में हैवी एलिमेंट्स। हैवी एलिमेंट्स में प्लैनेट्स आ जाते हैं जैसे कि अर्थ। तो ये सारी होगी कंपोजिशन ऑफ द यूनिवर्स। ये इमेज में शो क्या हो रहा है, द हबल अल्ट्रा डीप
field image shows some of the most remote galaxies visible to present technology। तो ये क्या है, यूनिवर्स के अंदर जो गैलेक्सीज हैं उनकी जो इमेज है जो ये शो कर रहा है, सिर्फ चंद एक इमेज है। यूनिवर्स इतनी वास्ट है कि उसमें जो नॉर्मल मैटर जो सिर्फ 5% है, उसमें सारे के सारे स्टार्स, प्लैनेट्स और एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़, ये सारे के सारे उस नॉर्मल मैटर में आते हैं। बाकी जो रिमेनिंग बचता है डार्क एनर्जी, डार्क मैटर जो 72% है, 28% है, 23%, तो वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो हम उसकी वास्टनेस का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसके बाद कहा जाता है कि यूनिवर्स की जो साइज़ है ना यूनिवर्स का 93 बिलियन लाइट ईयर है। लाइट ईयर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, वो हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। नाउ थ्योरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। हमने यूनिवर्स के ओरिजिन के लिए कौन कौन सी थ्योरी हैं उनको डिस्कस करना है। सबसे पहले है बिग बैंग थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी, पल्सेटिंग थ्योरी। पल्सेटिंग थ्योरी को ऑसिलेटिंग थ्योरी भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और भी बहुत फेमसली थ्योरी है, क्रिएशन थ्योरी है। मोस्टली उसको लोग डिस्कस नहीं करते, बट वो भी इसमें इंक्लूड होती है, क्रिएशन थ्योरी। अर्लीस्ट कॉस्मोलॉजिकल मॉडल क्या कहते हैं कि यूनिवर्स है वो उसका मॉडल जियोसेंट्रिक है। जियोसेंट्रिक मॉडल मतलब कि अर्थ सेंटर में है, बाकी सारे प्लैनेट्स उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। बट फिर निकोलस कोपरनिकस आया था, उसने कहा था कि यूनिवर्स का जो मॉडल है वो हीलियोसेंट्रिक है। हीलियोसेंट्रिक मतलब सन सेंटर में है, बाकी सारे उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। नाउ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले क्रिएशन थ्योरी। क्रिएशन थ्योरी क्या कहती है कि यूनिवर्स को गॉड ने क्रिएट किया है। जो रिलीजियस लोग होते हैं वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ गॉड की पावर थी जिसने यूनिवर्स को क्रिएट किया, आउट ऑफ नथिंग, किसी भी चीज़ के बगैर उसने यूनिवर्स को क्रिएट किया। ये थ्योरी है, जो क्रिएशन थ्योरी है, वो एम्फेसिस करती है गॉड की पावर पर, कि गॉड के पास इतनी पावर थी जिसने पूरी यूनिवर्स को बनाया, सारे मैटर को, एनर्जीज को बनाया आउट ऑफ नथिंग, किसी भी चीज़ के बगैर। ये होती है क्रिएशन थ्योरी। फिर उसके बाद आती है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी 1920 में प्रेजेंट की जॉर्ज लेमेटायर ने। और बिग बैंग थ्योरी में कहा जाता था कि यूनिवर्स की अर्ली स्टेट ये थी कि वो हॉट और डेंस थी, एक ही जगह पर वो इकट्ठी थी, बहुत ज़्यादा हॉट थी। इसको प्लैंक एपॉक कहा जाता है, ठीक है। वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है ये। और कहा जाता है कि यूनिवर्स एक बिग बॉल है इंटायर एनर्जी की, और 15 to 20 बिलियन ईयर्स अगो क्या होते हैं कि वो बॉल एक्सप्लोइड हो जाती है। जो एक बॉल थी जिसमें सारा मैटर एनर्जी भरा हुआ था, वो सारी बॉल एक्सप्लोइड हुई। उसको एक्सप्लोजन को, जायजेंटिक एक्सप्लोजन को बिग बैंग का नाम दिया गया। यूनिवर्स अब एक्सपेंड हो रही है और कोल्ड हो चुकी है, ठीक है। उसमें मैटर आ जाता है, हीलियम, हाइड्रोजन, सारे गैलेक्सी स्टार्स आ रहे हैं। और ये थ्योरी कहती है कि गैलेक्सीज एंड कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ अब भी बन रही हैं, ठीक है। इकोस भी हम लोग देख सकते हैं, माइक्रोवेव्स रेडिएशन की फॉर्म में स्पेस से आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन से जो एविडेंस प्रूव करती हैं कि यूनिवर्स बिग बैंग का एविडेंस है, डिस्कवरी ऑफ कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन ऑफ एक्सप्लोजन एंड रेड शिफ्ट ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज। अब रेड शिफ्ट ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज ये हम जब नेक्स्ट थ्योरी का एक्सप्लेन करेंगे, पल्सेटिंग थ्योरी, या तो फिर हम उसको देखेंगे कि रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट क्या होती है। नेक्स्ट आ गई स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी सजेस्ट करती है कि ये सर फ्रेड हॉयल ने थ्योरी प्रेजेंट की थी। ये बिग बैंग थ्योरी के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये कहती है कि यूनिवर्स बिल्कुल एक्सपेंड इनफिनिट टाइम से है, मतलब इनफिनिट टाइम से है, और बिल्कुल यही कंडीशन है यूनिवर्स की जो पहले थी, कोई एक्सपेंड नहीं हो रही है। उसने कहा कि यूनिवर्स में जो गैलेक्सीज का नंबर है वो सेम ही है, कांस्टेंट नंबर है। जो नई गैलेक्सीज बन रही हैं वो उन गैलेक्सीज की जगह ले लेती हैं जो कि गैलेक्सीज की बाउंड्री से बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। और ये टाइम के साथ साथ इसकी कंडीशन यही है। उसने कहा था कि नो गैलेक्सीज आर बीइंग फॉर्म्ड बिटवीन एग्जिस्टिंग गैलेक्सीज, कोई नई गैलेक्सीज नहीं बन रही, ठीक है। उसके बाद उसने बताया था कि यूनिवर्स की डेंसिटी भी सेम है, लेकिन इस थ्योरी में बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं क्योंकि एविडेंस बताते हैं कि नए स्टार बनते हैं। सो ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी नहीं है। लास्ट है पल्सेटिंग थ्योरी। पल्सेटिंग थ्योरी को ऑसिलेटिंग थ्योरी भी कहते हैं। ये थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स कंटिन्यू टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट एट द ठीक है, सेम टाइम तो नहीं कह सकते, बट पहले कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर रिलैक्स एक्सपेंड करती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर एक्सपेंड करती है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्स कंटिन्यू टू एक्सपेंड एंड कोलैप्स। पल्सेटिंग थ्योरी स्टेट दैट इट इज़ पॉसिबिलिटी दैट आफ्टर सम पासेज ऑफ टाइम यूनिवर्स का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर जब कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टिकुलर साइज पे कॉन्ट्रैक्शन पहुंच जाएगी, फिर एक्सप्लोजन होगी, फिर वो एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाएगी। सो पल्सेटिंग थ्योरी कहती है कि अल्टरनेट एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती रहेगी। गैलेक्सीज
कुछ यूनिवर्स की तरफ अवे मूव करें, कुछ यूनिवर्स की तरफ मूव करें। सो उन्होंने कहा कि बोथ रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट प्रूव दिस। अब रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट क्या होते हैं? रेड शिफ्ट इट स्टेट दैट स्टार्स आर मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, स्टार अर्थ से दूर जा रहे हैं और उनकी लाइट डिम होती जा रही है। ये क्या कहती है? सपोर्ट करती है कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है। नेक्स्ट क्या कहते हैं? ब्लू शिफ्ट कहती है कि स्टार अर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं और उनकी लाइट ब्राइट हो रही है। ये क्या कह रही है? कि यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। सो ये थी थ्योरीज अबाउट द रीजन ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स कैसे बनी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स का फ्यूचर क्या है? उन्होंने कहा है कि यूनिवर्स के फ्यूचर को हम 3 चीज़ों से जज कर सकते हैं। एक के उसमें कितना मैटर है, सेकंड के यूनिवर्स में कितनी ग्रेविटी है। इन चीज़ों से हम यूनिवर्स का फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। 3 तरह के उन्हें पॉसिबल सिनेरियोज प्रेजेंट किए हैं फ्यूचर ऑफ यूनिवर्स में। सबसे पहले है ओपन और अनबाउंड यूनिवर्स, नंबर 2 इज़ अ क्लोज्ड और बाउंड यूनिवर्स, एंड नंबर 3 फ्लैट और मार्जिनली बाउंड यूनिवर्स। ओपन और अनबाउंड यूनिवर्स क्या कहते हैं? ओपन और अनबाउंड यूनिवर्स कहता है कि यूनिवर्स विल कंटिन्यू टू एक्सपेंड फॉर एवर, हमेशा यूनिवर्स एक्सपेंड करती रहेगी। उसमें क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि देर आर लिटल मैटर इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में बहुत कम मैटर है और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो इस एक्सपेंशन को स्टॉप कर सके। सो यूनिवर्स का जो फ्यूचर है वो ओपन है और अनबाउंड है। सेकेंड ये कहता है कि क्लोज एंड बाउंड यूनिवर्स। क्लोज एंड बाउंड यूनिवर्स ये कि यूनिवर्स एक्सपेंड करना, एक पॉइंट ऐसा आएगा फ्यूचर में जब यूनिवर्स की एक्सपेंशन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मैटर होगा, ग्रेविटी उसको स्लो कर देगी एक्सपेंशन को, और वो अपने आप में ही कोलैप्स हो जाएंगे अनटिल वो क्या करेगा? खुद में ही कोलैप्स्ड इन बाय इटसेल्फ। तो ये क्या हो जाएगा? क्लोज्ड एंड बाउंड यूनिवर्स। नंबर 3 वो कहते हैं कि फ्लैट एंड मार्जिनल बाउंड यूनिवर्स। इसमें कहते हैं कि यूनिवर्स में मैटर भी इनफ है और ग्रेविटी भी परफेक्ट अमाउंट की है कि वो उसको एक्सपेंड करने से रोकती है, बट इतनी ज़्यादा नहीं है ग्रेविटी कि वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाए। अच्छा, उसमें उन्होंने कहा है कि वो स्टॉप तो कर सकती है एक्सपेंडिंग को, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। तो ये है फ्लैट एंड मार्जिनली बाउंड यूनिवर्स। नेक्स्ट उन्होंने कहा था मयरिंग द एज ऑफ द यूनिवर्स। एज ऑफ द यूनिवर्स वो कहते हैं कि एस्ट्रोनॉमर एज यूनिवर्स की कैसे फाइंड कर सकते हैं। उन्होंने कहा 2 तरीके हैं कि यूनिवर्स की एज फाइंड करने के। एक तो ये है कि ओल्डेस्ट स्टार की एज फाइंड की जाए, ओल्डेस्ट स्टार की एज फाइंड की जाए। दूसरा ये है कि मयरिंग द रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, एक्सपेंशन का रेट फाइंड किया जाए। एक्स्ट्रा प्लॉट बैक टू बिग बैंग, बिग बैंग जब स्टार्ट हुई थी तब से उसको एक्स्ट्रा प्लॉट किया जाए। इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि क्राइम डिटेक्टिव क्या करते हैं, किसी भी दीवार में होल देख के बता सकते हैं कि कितनी दूर से बुलेट फायर किया गया है। तो इसी तरह एक्स्ट्रा प्लॉट करना है उसको बैक साइड बिग बैंग की तरफ, तो हम यूनिवर्स की एज बता सकते हैं। ये जो पिक्चर शो कर रही है हाउ ओल्ड द यूनिवर्स इज़, तो इसने बताया कि 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। सबसे पहले बिग बैंग में एक्सप्लोजन हुआ, इन्फ्लेशन हुई, प्रोटॉन्स ने एक दूसरे के साथ रिएक्शन स्टार्ट कर दिया, हाइड्रोजन हीलियम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हुए, कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशंस बनी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बने, फिर उसके बाद स्टार गैलेक्सीज, ये सारी चीज़ें वजूद में आई। और जो प्रेजेंट डे यूनिवर्स है वो 13.8 बिलियन ईयर्स अगो है। तो एज ऑफ यूनिवर्स इज़ एक्चुअली 13.8 बिलियन ईयर्स अगो ओल्ड। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ब्लैक होल्स क्या होते हैं। ब्लैक होल्स आर वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट एंड डेडलीस्ट थिंग इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स की सबसे स्ट्रेंजेस्ट एंड डेडलीस्ट थिंग है। ये बहुत सी गैलेक्सीज़ के सेंटर में होते हैं, ये बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होती है कि कोई भी लाइट या कोई चीज़ उनके पास जाती है तो इवन तो कि लाइट को भी वो ग्रैस्प कर लेते हैं अगर वो उसके नज़दीक जाएगी। बहुत से ब्लैक होल होते हैं, वो जितने मर्जी बड़ा साइज़ हो वो तभी बनते हैं जब एक बड़ा स्टार उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाए। द स्टार इम्प्लॉयड्स, उसका सेंटर कोलैप्स हो जाता है उसकी अपनी वेट के अंदर, और वो क्या करेगा? सुपरनोवा बना लेगा, ठीक है। जो जाइंट स्टार होता है वो स्क्वैच हो जाएगा और एक डॉट की तरह वो ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। डॉट में उसकी सारी एनर्जी हो जाएगी और वो अपने इर्द गिर्द सारे स्टार्स को भी निगल जाएगा, स्वैलो कर लेगा। इसमें यह है कि कोई भी फास्टेस्ट मूविंग चीज़ है वो उसके नज़दीक जाएगी तो ब्लैक होल उसको ग्रैस्प कर लेगा। इवन के लाइट सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट थिंग है, वो भी ब्लैक होल से नहीं बच सकती, उसको भी वो ग्रैब कर लेता है।
एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे पहले ब्लैक होल की एग्जिस्टेंस के बारे में 1916 में बताया था। फिर अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ उसके बाद उसने बताया था कि ब्लैक होल वाज लेटर कॉइन्ड इन 1967 बाय अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर जॉन व्हीलर। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे जॉन व्हीलर, इन्होंने 1967 में ब्लैक होल का टर्म कॉइन किया गया था। फिर उसके बाद फर्स्ट फिजिकल ब्लैक होल को स्पॉट किया गया था 1971 में। उसकी सबसे पहली पिक्चर 1971 में बनाई गई थी। अब ये जो पिक्चर शो कर रहे हैं ये M87 की है ब्लैक होल की। ये इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप से 2019 में बनाई गई थी और ये सेंटर ऑफ गैलेक्सी M87 में ये ब्लैक होल है। ठीक है, तो इमेज कैसे शो होगी कि इमेज मैप्स द सडन लॉस ऑफ फोटोन्स। ठीक है, वो इमेज कैसे है कि वो जो सेंटर से फोटोन लॉस होना स्टार्ट हो गया ना, इसका मतलब है कि वहाँ पे एक ब्लैक होल है जो उन फोटोन्स एक्चुअली लाइट को कहते हैं, उन फोटोन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सो इसी वजह से उन्होंने ब्लैक होल की डिटेक्शन की है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। इसमें हमने कवर किया यूनिवर्स क्या होती है, यूनिवर्स की कंपोजिशन क्या है, थ्योरीज ऑफ यूनिवर्स क्या है, और एज ऑफ यूनिवर्स कैसे मेजर की जा सकती है, और यूनिवर्स का फ्यूचर क्या होगा, और ब्लैक होल क्या होगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें तो दैट कि आप आने वाली हर वीडियोज़ को नोटिफाई रहें उनसे, और आपको पता चलता रहे जब जब नई वीडियोस मैं अपलोड करूं, और आप उनको ले सकें उनसे लेक्चर, और अपने आप को प्रिपेयर कर सकें कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।